सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ पर चर्चा, महाकुंभ का अर्थशास्त्र, किताबी अर्थशास्त्र और सनातन अर्थशास्त्र। अब महाकुंभ जो अब अंतिम चरण में है और 26 तारीख को संपन्न हो जाएगा, जिसके बारे में अब तक के आंकड़े ये हैं कि स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ पार कर चुकी है। हो सकता है जब तक अंतिम अमृत स्नान हो उसके बाद ये संख्या 65 या 70 करोड़ के आसपास तक पहुंच जाए। तो थोड़ी सी इसी पर चर्चा करते हैं। यहाँ मैं दोबारा से योगी जी के भाषण की याद दिलाना चाहता हूँ। जब महाकुंभ शुरू हुआ था तो योगी जी का भाषण था कि एक अनुमान था कि महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और अगर एक श्रद्धालु औसत 5,000 रुपये खर्च करता है तो लगभग अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ का योगदान होगा, ऐसा एक अनुमान लगाया गया था। अब 2 लाख करोड़ के अर्थव्यवस्था के अनुमान में 20,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान भी लगाया गया था। लेकिन अब ये संख्या बढ़ चुकी है, 60 करोड़ पार कर चुकी है और भी आगे जा सकती है। तो अब 2 लाख करोड़ वाला अनुमान हो सकता है 3, 3.5 या 4 लाख करोड़ तक पहुंच जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब उसी अनुपात में राजस्व भी बढ़ेगा, वो भी हो सकता है 20 से 30,000 करोड़, 35,000 करोड़ पहुंच जाए, तो ये सामान्य बात होगी। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखें, योगी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि कुंभ के मामले में उन्होंने, सरकार ने लगभग 7,500 करोड़ खर्च किया था। इस 7,500 करोड़ खर्च में 6,000 करोड़ का खर्च अस्थायी प्रकृति का था। अस्थायी प्रकृति का यानी वो केवल कुंभ तक सीमित नहीं था, वो क्षेत्रवासियों के लिए या प्रदेशवासियों के लिए आगे भी उपयोगी होगा। जहाँ तक कुंभ में खर्च करने की बात थी तो वो लगभग 1,500 करोड़ योगी जी ने बताया था। अब आप कल्पना करें, 1,500 करोड़ खर्च करने के बाद 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी में योगदान और लगभग 30,000 करोड़ का राजस्व में योगदान होगा। अब हम सब किताबें पढ़ते हैं अर्थशास्त्र की, आपने भी पढ़ी होगी। मैंने विषय के रूप में तो नहीं पढ़ी, लेकिन अर्थशास्त्र की किताबें मैंने भी पढ़ी हुई है। मुझे याद नहीं आ रहा किसी भी किताब में इस धार्मिक अर्थशास्त्र के बारे में कोई पाठ हो, कोई चर्चा हो, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा। क्या आपको लगता है कि भारत में कोई अर्थशास्त्री है जो इस चीज़ों का विवेचन करने की क्षमता रखता है? जैसे किताबी अर्थशास्त्र है, उसमें निवेश आता है। निवेश के रूप में शेयर मार्केट है, आजकल म्यूचुअल फंड है, वो पैसा भी वहीं जाता है आमतौर से। यूलिप है, वो भी वहीं जाते हैं। उसके बाद पैसा उद्योगों में निवेश होता है। उद्योग जैसा प्रदर्शन करते हैं उसी के अनुसार हमें लाभ या हानि प्राप्त होती है, ये हम जानते हैं। जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा, जितना कम लगाएंगे उतना कम होगा, है। लेकिन क्या किसी अर्थशास्त्र में ये बताया गया कि 1,500 करोड़ के निवेश से 45 दिन में 3 लाख की इकोनॉमी खड़ी की जा सकती है, 30,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति हो सकती है? क्या ऐसा कभी सुना? क्या भारत में अर्थशास्त्री कोई है या नहीं है? क्या कोई अर्थशास्त्री इस बारे में चिंतन करेगा या नहीं करेगा? ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, ये केवल कुंभ तक, प्रयागराज के कुंभ तक के बताए हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब जो कुंभ आने वाले श्रद्धालु हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार वाराणसी भी जा रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने भी जा रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, नैमिषारण्य भी जा रहे हैं और यहाँ तक कि मथुरा भी आ रहे हैं। आपने भी अयोध्या की भीड़ देखी होगी। अयोध्या के आयोजकों ने तो कहा था कि 15-20 दिन के लिए आने का प्रोग्राम स्थगित कर दें, जिस तरह का वहाँ रश था। अब उसी अनुपात में जो इन और अन्य जगहों पर जा रहे होंगे वो भी तो खर्च कर रहे होंगे ना। तो हो सकता है जिस इकोनॉमी का अनुमान हम केवल प्रयागराज के आधार पर 3-3.5 लाख करोड़ लगा रहे हैं, हो सकता है उसका वास्तविक प्रभाव 5-6 लाख करोड़ तक हो जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। और सरकार के राजस्व में भी
30,000 के बजाय 50-60 हजार करोड़ रुपये आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इससे आप ये भी कल्पना कर सकते हैं कि भारत क्या अमीर देश है, क्या गरीब देश होना चाहिए भारत को। यह ऐसा आयोजन है जहां किसी को निमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं होती, जहां किसी को आमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये ठीक है कि व्यवस्थाएं निश्चित रूप से सरकारी एजेंसियां संभालेंगी, लॉ एंड ऑर्डर है, सुरक्षा है, क्राउड मैनेजमेंट है, वो तो सरकारी एजेंसियां ही करेंगी। तो आप कल्पना करें, इस तरह की इस तरह की बातें सोचने वाले भारत में क्यों नहीं है। ये धार्मिक अर्थशास्त्र, विशेषकर सनातन का अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम में शामिल क्यों नहीं होना चाहिए। इस बारे में आप अपनी टिप्पणी लिखें, तो अंतिम आंकड़े जब आएंगे तब मैं आपसे एक बार फिर चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।